तो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में प्रस्तावना और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सब एक ही क्लास में करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी, इसीलिए मैं जल्दी स्टार्ट करती हूँ। अगर आप विद्यालय आईएएस में अभी तक नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, ठीक है। प्रस्तावना अगर इंग्लिश में पूछेगा ना तो प्रियम्बल होता है, इंट्रोडक्शन नहीं लिख देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन नहीं लिख देना है। इसमें क्या होता है, पहला फैक्ट हमको क्या याद रखना है कि प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे और न्यायविद थे, क्या एन ए पलकी वाला, ठीक है। नानी पलकी वाला कहते हैं उनको। तो एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था, परिचय पत्र की संज्ञा दी थी, ठीक है। प से पलकी वाला, प से परिचय पत्र। वैसे ही के एम मुंशी ने क्या कहा था, संविधान की जन्म कुंडली कहा था इसको, ठीक है। के एम मुंशी ने क्या कहा था, संविधान की जन्म कुंडली कहा था। और एन ए पलकी वाला ने क्या कहा था, परिचय पत्र कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने की होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने क्या बताया था, उद्देशिका प्रस्ताव के बारे में बताया था, ठीक है। जो कब आया था, कब रखा गया था संविधान सभा के समक्ष, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। डेट भी याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 क्या था, उद्देशिका प्रस्ताव रखा था। किसके द्वारा रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये सब फैक्ट वो हैं जो एग्जाम में टू द पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस क्लास का नाम टू द पॉइंट क्लास भी रखा हुआ है, ठीक है। तो उद्देश्य का प्रस्ताव रखा हुआ है, यहीं से प्रस्तावना को ना, प्रस्तावना ही उद्देश्य का प्रस्ताव है ये मानना चाहिए। लेकिन तब जो था वो प्रस्तावना में मूल रूप से कुछ शब्द थे जो शामिल नहीं थे, बाद में उसे शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित होता है, ठीक है। जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। कहां से, अमेरिकी संविधान के प्रथम लिखित संविधान से ली गई है। वहां जब संविधान लिखा गया था तो उससे पहले एक छोटी मतलब एक फर्स्ट पेज में, जैसे हम पूरे बुक को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, जैसे कि इन्होंने नानी पलकी वाला ने कहा है परिचय पत्र, ठीक है। तो उसी प्रकार जो अमेरिकी संविधान में है वो संविधान लिखने से पहले एक उसका परिचय दे दिए। वैसे ही हमने भी किया कि हमने भी संविधान में क्या क्या लिखा है इसका हमने एक शॉर्ट में परिचय दे दिया। हमने उसी को क्या नाम दिया, प्रस्तावना नाम दिया है, ठीक है। हमने उसी को क्या नाम दिया है, प्रस्तावना नाम दिया है। लेकिन जो भारतीय प्रस्तावना परिभाषा वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान का पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले के क्लास में मैंने जितने भी संविधान के स्रोत हैं वो सारे करवा दिए हैं, तो आप उस वहां पे भी जाके देखिएगा। और अभी ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव दिखता है। फिर आता है 42वां संविधान। इसके बारे में बाद में भी आएगा, पहले ऐड करना जरूरी नहीं था, लेकिन एटलीस्ट दिमाग में रखिए, ठीक है। 42वां अब तक प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है, एक ही संशोधन हुआ है। कब संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किए गए थे। क्या, कौन कौन से 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, मतलब अखंडता, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द ऐड किए गए थे। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले एक प्रस्तावना को एक बार झलक में देख लेते हैं कि प्रस्तावना आखिर कैसे बोला जाता है, ठीक है। इससे क्या हमको समझ में आएगा, एक छोटी सी ब्रीफिंग मिलती है। एक मिनट, हम प्रस्तावना को कैसे पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इसे आप एज इट इज पढ़ लीजिए, मैं आगे एक एक शब्द और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं मैं सारे आपको समझाऊंगी, तो उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अभी हम इसे बस एक प्रियम्बल जैसा ओरिजिनल में है वैसे ही हम देख रहे हैं। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, हर फैक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या स्रोत है, क्या स्वरूप है, सब चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। तो क्या है इसमें, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल श्री शुक्ल सप्तमी
संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसे आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको आने वाले आगे के जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सभी अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए अब आगे इसको समझते हैं कि हम भारत के लोग, ठीक है। फर्स्ट वर्ड बोलता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग क्या है, हम भारत के लोग यहाँ पे एक स्रोत है, ठीक है, कि जो भी संविधान में पावर्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, भारत के लोगों से आ रही है, ठीक है। मतलब संप्रभुता कहाँ है, भारत की जनता में नहीं है, ठीक है। भारत को क्या बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। नहीं, ये भारत का स्वरूप है, ठीक है, स्वरूप है। इसे हम स्वरूप की तरह देखेंगे। कैसा स्वरूप होना चाहिए हमारे भारत का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि हम संप्रभुता से संपन्न है, ठीक है। हम पर किसी का कोई जोर नहीं चलेगा, तो हम सब संप्रभुत्व है। भारत में कोई भी एनी अदर कंट्री क्या कर सकती है, अपने पावर सप्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है। हम कोई भी डिसीजन चाहे तो हम ले सकते हैं, हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। समाजवादी है हम कैसे समाजवाद की ओर है, हम लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अगर समाजवादी के ऊपर मेंस में कुछ लिखने के लिए आए तो आप ये भी कह सकते हैं कि भारत जो है वो गांधीवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, मतलब भारत जो है गांधीवादी समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद का मिला जुला रूप है, ठीक है। मार्क्सवादी समाजवाद का मिला जुला रूप है, लेकिन झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर दिखाई देता है। इसके साथ ही भारत में क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष भारत में किसी भी धर्म का कोई पक्ष नहीं रहता, भारत का कोई धर्म नहीं है, इसका ये अर्थ है। लेकिन हम कैसे हैं, हम सर्वधर्म संभाव हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य हैं हम कैसे गणराज्य हैं, हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। ये हमारा क्या है, स्वरूप है। अब क्या है, लक्ष्य को देखना है। लक्ष्य क्या है हमारे, इसके अब नागरिकों को क्या देंगे, हम 3 प्रकार के न्याय देंगे, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की देनी है हमको, 5 प्रकार की देनी है। न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। 3 कौन कौन से प्रकार है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। टू द पॉइंट एग्जाम में पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। आपको याद होना चाहिए कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, मैं किसी के बारे में कुछ भी सोच सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, ठीक है। न्यायालयों में जो ये 2 फैक्ट हैं, यही वकीलों के हथियार कहलाते हैं, ठीक है। विश्वास, धर्म और उपासना, मैं किसी की पर भी विश्वास रख सकती हूँ, मैं किसी भी धर्म को मान सकती हूँ और उसकी उपासना भी कर सकती हूँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार की समानता दी गई, ठीक है। एक तो प्रतिष्ठा की समानता है, एक अवसर की समानता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, देखिए, मैं किसी के साथ भी बंधुत्व स्थापित कर सकती हूँ, किसी को भी अपना मित्र बना सकती हूँ, लेकिन क्या है, इसमें 2 रेस्ट्रिक्शंस है। इसमें व्यक्ति की गरिमा बनी रहनी चाहिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी अपना मित्र बना लोगे, मतलब किसी भी टेररिस्ट को अपना मित्र बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो कैसा मतलब ऐसा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए, ठीक है, और व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए। अब ये आगे बताता है कि तिथि क्या है। तिथि है ये 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवती 2006 विक्रमी, यह तिथि है हमारी, ठीक है। इसी तिथि को संविधान को अंगीकृत किया गया था। फिर क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, ठीक है। तो मैंने एक एक फैक्ट को अच्छे से बताया है और आगे हर वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अगर इस फैक्ट को, ये जो प्रियम्बल से लेकर अभी तक का फैक्ट था, इसी को बस 2-3 बार देख लोगे ना, तो इतना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रस्तावना से संबंधित विवाद देख लेते हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे विवाद आए हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही मेजर, मतलब मील का पत्थर बोलना चाहिए, ठीक है, वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में आया था, बहुत ही फेमस विवाद था ये एकमात्र, मतलब इसके बाद क्या हुआ था, प्रस्तावना में जो होने वाले एकमात्र चेंजेस हैं वो केशवानंद भारती वाद से ही आता है, ठीक है। 13 जजों की बेंच बैठी थी, 7 और 6 से फैसला हुआ था। जब जजों की बेंच फैसला लेने बैठती है ना, तो फिर फैसले कैसे होते हैं,
मेजोरिटी बेसिस पे होते हैं, हर जज अपनी वोटिंग देते हैं। तो 7 जो थे वो इसके पक्ष में वोट दिए थे और 6 जो थे वो इसके विपक्ष में वोट दिए थे। इसमें क्या कहा था, संसद को क्या आदेश मिले थे कि संसद क्या कर सकती है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते क्या होना चाहिए, जो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का बुनियादी ढांचा इससे बचा रहना चाहिए, ठीक है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, संविधान के बुनियादी ढांचे में विकृति नहीं होनी चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 यहीं से आता है। इसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए थे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में आपकी क्लासेस पूरी हो जाए, हर फैक्ट आपको पता हो, ठीक है। थोड़ा तेज बोल रही हूँ। तो क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 प्रस्तावना में शब्द शामिल किए गए थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड शामिल किए गए थे। इसके पहले भी विवाद आए थे, बेरूबाड़ी वाद आया था 1960 में। इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बाद में केशवानंद भारती वाद आया 1973 में, तो इसने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन ये अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। यह ना तो संसद को अतिरिक्त शक्ति देता है और न ही उससे कोई शक्ति छीन सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही मतलब ये है कि या तो नहीं तो संसद प्रस्तावना के बेस पे कोई शक्ति ले सकती है, नहीं प्रस्तावना के बेसिस पे संसद की किसी भी पावर्स पे कोई अंकुश लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर प्रस्तावना की कई जगह आलोचना भी की जाती है। कैसी कैसी आलोचना की जाती है कि नकल की गई है, इसमें समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 1991 से हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं, हम तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसमें जितना निजी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, उतना ही क्या किया जाता है, समाजवादी क्षेत्रों पर भी योगदान दिया जाता है। मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच तुलना बनाए रखी जाती है, ठीक है। तुलना मतलब उन दोनों को एक ही पैरेलल में रखा जाता है, संतुलन बना के चला जाता है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष भी अर्थ स्पष्ट नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम पंथ निरपेक्षता का भारत के लिए सबसे अच्छा अर्थ है कि हम सर्वधर्म संभाव को मानते हैं। प्रस्तावना अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। फिर प्रस्तावना में प्रमुख शब्द देखते हैं, संप्रभुता। भारत में किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन रहा है, ठीक है। भले ही हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो, लेकिन ये किसी भी रूप में भारत की जो भी संप्रभुता है उसे सीमित नहीं करता है, ठीक है। भारत भी अन्य मतलब राष्ट्रमंडल के साथ साथ हम यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर हैं, हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, भारत की, हम बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं, तो इससे क्या होता है, भारत की जो भी मतलब जो भी शक्तियां हैं या फिर भारत का जो भी गरिमा है उसको किसी भी तरीके से सीमित नहीं किया जा सकता है। हम संप्रभु संपन्न राज्य हैं। फिर इसके अतिरिक्त क्या है, भारत क्या कर सकती है, किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकती है और या फिर अपने ही देश के किसी भी क्षेत्र में या सीमा के किसी हिस्से पे दावा छोड़ सकती है, ठीक है। हम पर कोई देश अपने पावर्स नहीं लगा सकता है। फिर समाजवादी आता है। समाजवादी कहाँ से लिया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से आता है समाजवादी। इसके पूर्व नीति निर्देशक तत्वों में इसके लक्षण देखे गए हैं, ठीक है। इसका कहाँ रखा गया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आवड़ी सत्र में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। और भारत की, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भारत कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर है, न कि साम्यवादी समाजवाद की ओर। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित समाजवादी देश है, ठीक है। भारत समाजवाद क्या है, गांधीवादी और मार्क्सिस्ट अप्रोच का मिला जुला रूप है, लेकिन अधिकतर झुकाव कहाँ है, गांधीवादी समाजवाद की ओर है, गांधीवादी समाजवाद की ओर है अधिक झुकाव। भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण देख लेते हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, इनमें से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण है। तो क्या है लोकतांत्रिक लक्षण, कि भारत में क्या होता है, वयस्क मताधिकार है, समय समय पर चुनाव होते हैं, यानी सामयिक चुनाव होते हैं, भेदभाव का अभाव है, हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर किसी को वोट करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही उनमें भेदभाव मतलब नहीं किया जाता, स्वतंत्र न्यायपालिका है, कानून की सर्वोच्चता है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज विद्यालय को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।